साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज देखो, हम जो 9th टेस्ट लिया था उसी टेस्ट का अपन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अपन ने 10 टेस्ट ले लिए हैं, पर 10वें टेस्ट का अब उसका भी लिंक अपन ओपन कर देंगे। जो लोग अब नए टेस्ट देना चाहते हैं उसको टेस्ट दे दीजिए, कल उसका अपन डिस्कशन वीडियो भी उसका डाल देंगे। तो आप लोगों ने कैसा किया है, किस प्रकार से किया है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। 1 से मिनट आपके मोटिवेशन कर लिए। जो टेस्ट के लिए है, जो आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आज पंक्तियां हैं। घर से निकले ही नहीं और गुमराह होने की बात कर रहे हैं। घर से निकले ही नहीं, गुमराह होने की बात कर रहे हैं। घर से निकलो तो सही रास्ता भी दिखेगा। ये कह रहे हैं टेस्ट देने के लिए आप जाओ, तभी तो सही रास्ता मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। अपन टेस्ट के लिए टेस्ट सेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं और अच्छी बात है, आप वहां तक आपने हिम्मत की और टेस्ट देने के लिए आते हैं, वो पूरी हिम्मत होती है। उसी को अपन पूरा कह सकते हैं कि अब कई लोग कहते हैं कि सर मैं अच्छी पढ़ाई मेरी नहीं चल रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर बताता हूं, मैं क्या तब उनसे पूछता हूं आपने टेस्ट दे रहे हो? कि नहीं सर, टेस्ट तो नहीं दे रहा हूं। अरे तो घर से निकले ही नहीं और गुमराह होने की बात कर रहे हैं। घर से निकलो तो सही रास्ता भी दिखेगा और मंजिल भी मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। आप अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ाई करें। अब देखो, 1 मिनट मोटिवेशन के लिए जो टॉपर्स रहे हैं उनका नाम। फर्स्ट अपने बालाभाई जाट, सेकंड मोहम्मद जी यासीन, थर्ड अविनाश जी शर्मा, फोर्थ जो अपने हैं मुकेश जी मीणा, 110 नंबर, इनके 127, 5 भगवान सिंह जी देवड़ा, 6 कल्पना जी चौधरी, 7 हर्षिक जी चौधरी, 8th ईओ ऑफिसर, हमारी बीटेन ने पूरा आगे ईओ ही लगाई दिया है, 9 मनोज कुमार जी मीणा, 10 बीपी धाकड़ साहब, 12 है राजनंदनी, 13 पवी जी, 14 वंदना जी गौड़, 15 गणेश जी चौधरी, 16 श्रुदा जी, 17 रॉकी, 18 हरीश जी परियार, 19 सलीम खान जी, 20 सीएम नाइक जी, 21 हेमंत कुमार जी, 22 मालम सिंह जी, 23 महेंद्र जी रंकावत, 24 उत्तम सिंह जी, 25 दिनेश जी मीणा, 26 रचना जी देवलिया, 27 सीमा जी, 28 सुरेंद्र जी और TR जो हरडू जी करके हैं 29 पर, 30 पर सोनू जी धाकड़। देखो, ये सब लोग आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक नहीं? आप लगभग मैं देख रहा हूँ वही नाम आ रहे हैं, वो लोग टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं। ये रेगुलरिटी ही आपकी सफलता के अंतर्गत राज बनेगी। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। अब बात आती है, देखो क्वेश्चन था आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आड़ावाला पर्वत किस जिले के अंतर्गत आया हुआ है। तो आड़ावाला पर्वत वैसे यहाँ बूंदी और ये जो सवाई माधोपुर वाला एरिया है, आप देखोगे इस प्रकार से यदि राजस्थान को देखा जाए तो ये जो बूंदी और सवाई माधोपुर वाला निधर वाला एरिया है, यहाँ से थोड़ा इधर हो गया, देखो यहाँ पर बूंदी और जो सवाई माधोपुर वाला एरिया है, इसी एरिया के अंतर्गत क्या है, ये अपने आड़ावाला पर्वत आया हुआ है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अलावा यदि कोटा की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ आती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये कहाँ आती है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये भी नियर अबाउट आप देखोगे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो भी लगभग यहीं पर आई हुई है। कोटा है, ये झालावाड़ है, यहाँ पे भी आई हुई है कुछ मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत आई हुई है। और जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इसके बारे में यदि पूछा जाए तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? मालव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से मतलब कुल मिला के क्षेत्रों के नाम अपन को अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा एक अपन ने जो भीलवाड़ा के जो उपरमाल पढ़ते हैं जब बिजोली आंदोलन के अंतर्गत, उपरमाल, ये जो उपरमाल है ये भी कहां से है? ये बेसोरगढ़ से। बेसोरगढ़ कहां आया हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आया हुआ है। और बेसोरगढ़ से लेकर के बिजोलिया, भीलवाड़ा, बिजोलिया
भीलवाड़ा तक ये फैला हुआ है। अब यदि इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो इसके जो बीच बीच के अंतर्गत जो कुछ भाग है ये भी कोटा और बूंदी के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। उपरमाल के अंतर्गत भी क्या है, कोटा बूंदी का भाग आता है, इसके अंतर्गत भी शामिल है। ये चित्तौड़गढ़ से लेकर के भीलवाड़ा तक है और कोटा बूंदी का भी भाग इसके अंतर्गत शामिल है। आपको सीधे सी है, आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है, तो यहां पर बूंदी करना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। अब इसमें देखो बाल्टिक सागर से भी कोई अपने इससे औचित्य नहीं है, हिंद महासागर से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, लाल सागर से भी इसके आसपास है पर लाल सागर से भी इसका लेना देना नहीं है। ये देखिए जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यहाँ कुछ इस प्रकार से इसको देखो इस प्रकार से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ कुछ इस प्रकार से ये करके आ गया अपने इंडिया आ गया, और इस प्रकार से ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब यहाँ पर आया हुआ भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यहाँ से क्या होता है कि जो पश्चिमी अपने विक्षोभ है, उन्हीं पश्चिमी विक्षोभों के साथ साथ में क्या है, यहाँ से कुछ आर्द्रता ग्रहण करती है भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ भारत के अंतर्गत भी जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे शीतकाल के अंतर्गत बारिश होती है, जिस वर्षा को क्या कहते हैं, मावट की वर्षात कहते हैं। ये अपने गेहूं की जो रबी की फसल है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। कभी कभी यहाँ पर इसके भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर भी साथ में लिखा आ सकता है, कैस्पियन सागर भी लिखा आ सकता है। ये अपने ऑप्शन के अंतर्गत पता नहीं किस प्रकार से ऑप्शन में गलत भर गया था, तो इसके अंतर्गत डी ऑप्शन आ जाएगा, द ऑप्शन है वही डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखो कोपेन का जब जलवायु प्रदेश राजस्थान के हिसाब से देखते हैं तो अपन को सबसे पहले यदि इंडिया का देखा जाए तो और भी अपने ठीक रहता है। इंडिया का किस प्रकार से देखा अपन ने, ये मैप इसी प्रकार से यहाँ इस पे ऐसा ही बनेगा, ये जैसे इंडिया हो गया। अब इंडिया के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो इसके कोपेन के जलवायु को यहाँ ज्यादा वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर जो भाग है उसका नाम क्या है, AMW। AM का मतलब A यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा देखो क्लास बड़ी हो रही है पर समझने के लिए आपको कोपेन का वर्गीकरण समझोगे तभी पता चलेगा। M का मतलब यह मानसून से, और W मतलब विंटर ड्राई, जो सर्दियां है वो कैसी है, ड्राई है, या गर्मियों के मौसम के अंतर्गत हो रही है। इस वाला भाग के अंतर्गत जो कोरोमंडल वाला भाग है, कोरोमंडल के भाग को अपन कहते हैं AS। A का मतलब वही उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, और S का मतलब यहाँ समर ड्राई। यहाँ पर अधिकतर बारिश होती है वो शीतकाल के अंतर्गत होती है। कहां पर हो रही है, शीतकाल के अंतर्गत बारिश हो रही है। ये जो कोरोमंडल तट है इसके अंतर्गत जो बारिश हो रही है वो लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। 80% बारिश यहाँ तमिलनाडु के अंतर्गत देखोगे तो लौटते हुए मानसून से हो रही है। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है AW मतलब कि उष्ण कटिबंधीय और विंटर ड्राई। और ये वाला जो एरिया है भाई, इसी के पास में जो वृष्टि छाया क्षेत्र है इसको कहते हैं अपन BSHW। B का मतलब शुष्क है, S का मतलब है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क हॉट गर्म है, और W का मतलब यहाँ सीधे सा मतलब है कि अपने विंटर ड्राई। बाकी सभी जगह सिर्फ ये S यहाँ जो समर ड्राई एक ही जगह पर आया हुआ है। अब ये वाला जो भाग है, ये जो अभी आप देखोगे इस भाग के अंतर्गत जो इधर बीकानेर अपने बाड़मेर जैसलमेर वाला एरिया है इसको अपन कहते हैं BWHW। या B का मतलब सीधा सा शुष्क है, W यहाँ पर लिया गया है अपने मरुस्थल के लिए H हॉट, मरुस्थल भी कैसा है, गर्म मरुस्थल है, और विंटर ड्राई है। इसके जस्ट इधर वाला भाग है वो है अपने BSHW आ गया। अब ये जो एरिया आता है ये आता है CWG का यहाँ पर सीधा सा अर्थ है, C का मतलब जो शीतोष्ण है, और विंटर ड्राई और गंगा प्लेन का एरिया आता है। जो गंगा वाला एरिया है ये वाला गंगा वाला एरिया आ गया। अब इसके अलावा यहाँ वाला देखोगे तो इस भाग के अंतर्गत है DFC। D का मतलब यहाँ सीधी सी अर्थ है जो हिमी एरिया, जो शीत, जो आर्द्र शीत के अंतर्गत आता है। फुल, F का मतलब फुल वर्षा या एक लघु अपने मानसून की बात अपने कही गई है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो भाग है, यहाँ वाला जो ऊपर के भाग है वहां पर अपने क्या है, E का मतलब होता है अपने जो ध्रुवीय जलवायु है वो यहाँ पर जलवायु, ये जलवायु के वर्गीकरण कोपेन के द्वारा बांटा गया था। अब इसके अलावा ये वाला देखो राजस्थान के जो नीचे का ये इधर पोर्शन आता है जो दक्षिण और इधर अपने पूर्व वाला भाग है
वो भाग आ जाता है AW के अंतर्गत आ जाता है। और इधर वाला जो अलवर भरतपुर वाला ये आ जाता है CWG के कारण CWG आ जाता है। बीच वाला जो मुख्य भाग है वो है BSHW। अब आता है सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्र है BSHW। ये दोनों ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। यदि देखो CWG उस क्षेत्र में कहेंगे, यदि यहां पर लिखा जाता है कि जैसे कोपेन ने जो वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया गया, यह आधार तो अगर ऐसा पूछ ले कि वनस्पति के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वनस्पति के आधार पर कौन सा हो जाएगा, CWG आ जाएगा। अदरवाइज खाली क्षेत्र पूछा है तो BSHW आपका ऑप्शन इसके अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग को AW प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाया गया है। अब देखो AW अपन ने अभी देखा था, राजस्थान के अंतर्गत जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा आ रहा था, A आ रहा था। तो दक्षिण और दक्षिण का पूर्व भाग आ रहा, तो A ऑप्शन इसके अंतर्गत सीधा ऑप्शन के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला में किस शैली से संबंध था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन चित्रकला से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये जो 9th अपने 10th क्लास की किताब है वह नंदलाल की जगह नंद राम लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रख लेना, वह नंद राम भी पूछा जा सकता है, तो ये नंद राम से संबंधित है। ये जो छोटेलाल और बक्सर ये सब अपने 10th क्लास की किताब है वहां से अपने लिए गए हैं। 9th जो भी 10th क्लास में जिसमें चित्रकला दे रखा है, ये बलवंत सिंह के समय थे। कौन से थे, बलवंत सिंह के समय थे। ये बहुत अच्छा अपनी किताब 9th 10th की किताब के अंतर्गत दे रखा है। तो किस शैली से थे। अब मारवाड़ शैली कहते हैं, देखो मारवाड़ शैली एक ऐसी शैली नहीं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, ये सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। और जो झालावाड़ है, झालावाड़ में कोई विशेष ऐसा चित्रकला से संबंधित नहीं मिले थे। बीकानेर शैली के अंतर्गत देखा जाए, अब देखो इसमें ऑप्शन तो वैसे डी है, जो अपने अलवर शैली है, ये ऑप्शन ध्यान रखना है। अब आपको बीकानेर शैली के अंतर्गत यदि देखा जाए, वैसे झालावाड़ में भी वो जो राजसी वैभव वगैरह तो ऐसी चीजें मिली है, पर विशेष ऐसा झालावाड़ से ज्यादा इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये जो बीकानेर शैली है उसके अंतर्गत ये राय सिंह के समय इसके प्रारंभिक चित्र वगैरह बने थे। और जो इसका उद्भव के काल के अंतर्गत थे, तो यहाँ के यदि आप देखा जाए जिस प्रकार से छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम इनको पढ़ा है, तो यहाँ पर कौन थे, उस्ता ये लाए थे, उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये लोग थे इसके अंतर्गत थे। और ये जो उस्ता परिवार के थे, ये क्या करते हैं, जो ऊंट है, ये ऊंट है, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करते हैं। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करने का भी काम ये उस्ता परिवार वाले करते हैं। इसी के अलावा जो मैथरने परिवार है वो भी इन्हीं से संबंधित है। एक तो राय सिंह बीकानेर के अंतर्गत, और चित्रकला में नाम रखना याद अनूप सिंह ने भी यहाँ पर खूब प्रकार के बहुत सारे चित्र वैसे मिले हैं, बरसते बादल वगैरह इस प्रकार की कई चीज़ें मिली है। तो ये मुख्यतः आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत आइडिया रख सकते हो। बाकी 10th क्लास की किताब के अंतर्गत ये टॉपिक देखना, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको या तो कभी कोई क्लास के अंतर्गत आपको और बता देंगे। बाकी इसके अंतर्गत क्या है, अलवर शैली है। नेक्स्ट देखिए, दाबू प्रिंट, ये अपने हस्तशिल्प के हिसाब से लिया गया था क्वेश्चन। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा जो जगह है उसके लिए बताया गया है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कौन सा है, सी अकोला गांव है, जो अपने अकोला गांव आया हुआ है वो आया हुआ है। प्रतापगढ़ के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो प्रमुख जो फेमस है वो किसके है, थेवा कला के लिए। ये अपने जो थेवा कला है, ये आप इसके अंतर्गत जो पढ़ा भी होगा पहले, जो सोनी परिवार है, और सोनी परिवार के अंतर्गत भी कौन है, नाथूजी सोनी का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं, इसमें कई प्रकार की चित्रकारी करने का कार्य करते हैं। मोलेला गांव का यदि आप देखा जाए तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और मोलेला गांव कहाँ आया हुआ है, राजसमंद के अंतर्गत आया हुआ है। तो यहाँ पर जो मिट्टी की जो मूर्तियां बनती है उसके लिए फेमस है। और इसके भी जो यदि आप देखोगे तो जो फेमस कौन है, मोहनलाल जी है, ये इसके फेमस है। जोधपुर के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसके लिए फेमस क्या है, बादला के लिए प्रसिद्ध है। बादला ये एक जिंक से निर्मित होता है, जिंक से निर्मित ठंडे पानी की बर्तन है, ठंडे पानी की बर्तन है। इससे ठंडा पानी जो गर्मियाँ होती है उसके अंतर्गत बादले के अंतर्गत रखा जाता है। मोलेला के अंतर्गत टेराकोटा, मोहनलाल याद रखना है और राजसमंद याद रखना है।
राज संबंध याद रखना है बस। इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी या स। नेक्स्ट देखिए, कमला और इलायची किन चित्रकला शैली, ये महिलाएं चित्रकार है। कमला और अपने इलायची कौन सी है, तो ये है नाथ द्वारा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, नाथ द्वारा से संबंधित है। बूंदी का देखा जाए तो पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर और चित्रकला शैली से संबंधित है सुरजन, अहमद अली, राम लल्ला, श्री किशन, अपने साधुराम वगैरह, इनके भी नाम अपन को थोड़े से ध्यान रख सकते हैं। मारवाड़ शैली पूरी अपनी आप में बड़ी शैली है, ठीक है नहीं। तो इसमें जो तारानाथ जी थे उनका श्रृंगधर का उल्लेख किया है वो फेमस है। किशनगढ़ के अंतर्गत देखा जाए तो ये वहाँ के राजा थे वो सावंत सिंह जी, सावंत सिंह जी के समय का था। और इनके समय की जो सबसे बड़ी फेमस करती थी, सॉरी, बणी ठणी, क्या नाम था, बणी ठणी था। इसे एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा भी कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अपने भारत की मोनालिसा से संबंधित कौन है, तो एरिक डिक्सन ने इसे क्या कहा है, तो इसे भारत की मोनालिसा कहा है। अब बात आती है चित्रकारों में जो आदम कद के व्यक्ति के चित्र कहाँ से मिले। आदम कद के जो बड़े बड़े, जैसे आदमी का कद है इतने बड़े बड़े इस प्रकार से चित्र मिले, बहुत बड़े बड़े चित्र मिले। तो ये ऐसे चित्र मिले हैं, ये किसके द्वारा टाइम में मिले हैं, ये जयपुर के साहिब राम के टाइम मिले, जयपुर के साहिब राम के समय मिले हैं। अब बात आती है कि बीकानेर के अहमद, ये इसके अंदर स ऑप्शन आ जाएगा। बीकानेर के अहमद अली के समय क्या मिला है, बीकानेर के अहमद अली है ही नहीं, ये कहाँ के अहमद अली है, बूंदी के हैं। और बीकानेर के तभी अपन ने देखे थे जो उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये बहुत फेमस है वहाँ के, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। अब बात आती है ये मेवाड़ के जो साहिबदीन है, एक तो मेवाड़ के साहिबदीन और एक थे अपने मनोहर, इसको मिटा देते हैं। एक कौन थे, मनोहर थे। इनके समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और ये किसके समय थे, जगत सिंह जी के समय थे। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता भाई, ये जगत सिंह जी के समय थे। और इसी समय में चित्रों के लिए इन्होंने क्या बनाई थी, चितेरों की ओवरी बनाई थी। जगत सिंह ने क्या बनाई थी, चितेरों की ओवरी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, चित्रों की ओवरी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, और इसके अलावा इसे क्या कहते थे, तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अपने अपने मनोहर वगैरह थे, ठीक ना, इतना ही है। वैसे जयपुर के साथ में ये भी नाम याद रखना चाहते हो तो एक लालचंद जी का रख सकते हो, लालचंद जी ने जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए थे, जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए थे। तो लालचंद जी ने जानवरों की लड़ाइयों की और साहिब राम ने आदम कद के पोर्ट्रेट चित्र बनाए थे। किशनगढ़ के अपने निहाल चंद ये उनके सावंत सिंह के समय थे। और इन्हीं के इनके अपने रहते हुए बणी ठणी का इन्होंने चित्र बनाया था और भारत की जिसे मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ है। अब सीधी सी बात है, सीधा सा यदि देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा। कोटा के अंतर्गत इस प्रकार के चित्र बने थे। और कोटा शैली के यदि अंतर्गत बातें देखी जाए, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे, तो आप कोटा शैली का देखा जाए तो उस समय क्या थे, चरमोत्कर्ष किसके समय था, जो चरमोत्कर्ष था उमेश सिंह के समय। किसके समय में था, उमेश सिंह के समय में थे। इस समय जो चित्रकार कौन थे, तो इस समय जो चित्रकार थे अपने रघुनाथ थे, गोविंद राम थे, डाल्लू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये सब इसी के समय में थे। इस समय में कोटा शैली के अंतर्गत स्त्रियों के जो सुंदर चित्रण हुए वो सबसे समय यहीं पे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, तो ये 2 सोपानों के अंतर्गत राजस्थान का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इतना कोई विशेष नहीं है, आप सीधा एकीकरण देखोगे तो वहां आपको सीधा ही मिल जाता है। सिरोही का 2 चरणों के, एक लास्ट के अंतर्गत हुआ था और एक बीच के अंतर्गत जो अपने शायद 5वें और 7वें चरण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार का मिलता है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति ये की जाती है अपने अनुच्छेद 127 के तहत है। अनुच्छेद 127 के तहत है। कब की जाती है, जब किसी न्यायालय के सत्र के न्यायाधीशों का कोरम की पूर्ति नहीं हो, कोरम नहीं होता, जिनकी गण पूर्ति करनी चाहिए वो गण पूर्ति नहीं होती है, तो इसकी की जाती है। तो इसके अंतर्गत यदि ऑप्शन देखा जाए तो क्या होगा, अपने डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान स्वीकृति संख्या सीधा देखा जाए तो डी ऑप्शन आता है, और इनकी जो है अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत इनकी न्यायाधीशों की संख्या दी गई। तो उसमें में कितने थे जब स्टार्टिंग के अंतर्गत? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अब इसकी जो संख्या है वो बढ़ाने का काम कौन करती है? संसद के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाती है। वर्तमान के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी है? 34 है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद में कोई भूमिका नहीं है? इनको तो हटा सकती है, हटा सकती है, नियंत्रक मालिका संसद का काम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, इनको इसमें संसद का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इनको हटाने का काम है जो अनुच्छेद 317 के तहत है। और वो कब होगा? राष्ट्रपति यदि इन्हें हटा सकता है, और वो भी किस स्थिति के अंतर्गत हटाएगा? कदाचार के कारण। क्या करेगा? यदि कदाचार करते हैं तब राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे? ये जस्टिस बनते हैं मानवाधिकार आयोग के, इसके अंतर्गत थे रंगनाथ मिश्र थे। और वर्तमान के अंतर्गत यदि देखा जाए, वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो अभी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार कौन है? मिश्रा हैं। तो ये दोनों चीजें साथ में, करंट का भी साथ में ध्यान रखा जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इसे काटा भी जा सकता है और सीधा देखा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर के कितना होता है? 65 वर्ष तक होता है। सबसे फर्स्ट यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखा जाए तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। तो ये भी अपन को साथ साथ में ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या चीज है। अब देखो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी है? अभी अपन ने जस्ट बात की है, पदावधि कितनी है? तो 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, स ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार के उत्कृष्ट प्रदर्शनकारियों के लिए राजस्थान रत्न से सम्मानित कौन नहीं है? यहां पर पूछा नहीं है, पढ़ते समय भी ये ध्यान रखना है, कौन नहीं है? तो एलन मित्तल, ये अपने आर्सेलर मित्तल है, जो आर्सेलर ग्रुप के हैं, ये तो बिल्कुल इनको मिला ही है, राजस्थान रत्न मिला है, सबसे बड़ा है। केसी मालू, जो वीणा कैसेट के हैं, वीणा कैसेट के हैं, संगीत निर्माता हैं, इन्हें भी मिला है। अनिल अग्रवाल, बिल्कुल ये भी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है, इनको भी अपने राजस्थान रत्न दिया है। पर डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव है, एस.एन. सुब्बाराव है, उनको अपने गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है, और 5 लाख रुपए उसके अंतर्गत, गांधी सद्भावना पुरस्कार के अंतर्गत मिले हैं इनको। ये डी ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी, ये चीज यहां पर ध्यान रखनी, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर के अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा? पाटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाटन क्या आ जाएगा? पंचगनी, प से प ही नाम याद रह गया था, पंचगनी। कौन है? पंचगनी आया हुआ है। अब इसके अलावा आप देखोगे, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या के अंतर्गत देखा जाए, जो 6वां पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? इंदौर को मिला है, इंदौर को मिला है। 1 लाख से यदि कम आबादी वाला सेकंड स्थान देखा जाए तो ये अपने पाटन को मिला हुआ है। हरिद्वार को आप देखोगे तो बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? देखो, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के जो गरीबी का आकलन करती है। और इसके अंतर्गत धीरे धीरे देखो, भारत के अंतर्गत इन्होंने जैसा बताया, भारत में क्या हो रहा है? गरीबी तो घट रही है, परंतु आज भी देखोगे भारत में सबसे ज्यादा गरीब यदि देखा जाए संख्या की दृष्टि से तो 22.8 करोड़ के आसपास सबसे ज्यादा कहां पर है? इंडिया के अंतर्गत ही है। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी, यूएनडीपी और दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतले जल विद्युत संयंत्र, ये सब करंट के क्वेश्चन है भाई, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी के सबसे चहते क्वेश्चन है। तो रतले ये है अपने जल विद्युत संयंत्र, कहां पर आया हुआ है? चिनाब नदी के अंतर्गत आया हुआ है। एक देखो, इनके अंतर्गत सिंधु एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु नदी समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी। तो ये विश्व बैंक के द्वारा करवाया था, ये भी ध्यान रखना है
किसने करवाया था इस समझौते को? विश्व बैंक द्वारा। कब कराया था? 1960 के अंतर्गत करवाया था। अब इसके अंतर्गत यदि आप देखा जाए तो जो सतलज कहीं शतलुज लिखा रहता है, सतलज, रावी और व्यास, सतलज, रावी और व्यास, इस प्रकार से ये नदियां आई हुई है। ऐसी 5 नदियां आई हुई है। तो सतलज, रावी और व्यास जो नीचे की नदियां आती है ये तो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। फिर जैसे अपने व्यास मिली सतलज के अंतर्गत, ये इस प्रकार से जहाँ हरिके बैराज भी आया हुआ है। और सतलज, रावी और व्यास ये तो आती है अपने भारत को बेरोक टोक उपयोग के लिए दे दिया गया। जबकि जो सिंधु, झेलम और चिनाब ये किसको दे दी गई? ये पाकिस्तान के आवंटित किया गया था। अब जो रत्न जल विद्युत संयंत्र है ये अपने कहाँ बनाया जा रहा है? चिनाब, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती है, इसीलिए ये क्या है, थोड़ा सा विवादित है। अब इसके अलावा इसी पर और अपने बनी हुई है जो क्या कहते हैं, एक किशन गंगा योजना है। ये दोनों अभी क्या है, विवादित है। किशन गंगा योजना ये भी शायद इसी चिनाब पे ही होगी। तो ये दोनों क्या है, इसी के अंतर्गत अपने विवादित है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, अभी रत्न जल विद्युत संयंत्र तो कहां पर है? चिनाब के अंतर्गत आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो ये क्वेश्चन आपके योजना की दृष्टि से भी है और करंट की दृष्टि से भी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया? तो उसके अंतर्गत था अपने डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। सेकंड स्थान किसका है? एमपी का, और अपने तमिलनाडु का है थर्ड स्थान है। राजस्थान का स्थान है उसको भी अपन देख लेंगे, करंट की दृष्टि से उसमें लिखा हुआ नहीं था। जो ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग का संबंध किससे है? अब इसका अपन यहां पर पूछना चाह रहे हैं कि ब्लू फ्लैग है किससे संबंधित है, क्या ये? तो ब्लू फ्लैग एक लेबल है। क्या है? लेबल है। जैसे अपन किसी को भी कहते हैं कि भाई ये इस प्रकार की इतनी इसकी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए किया जाता है। और इसी लेबल को भारत के 2 समुद्र तट, भारत के 2 समुद्र तटों को, 2 समुद्र तटों को भी ये इस प्रकार का लेबल मिला है। और ये यदि किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। और ये दोनों के जो 2 समुद्र तट हैं ये लक्षद्वीप के अंतर्गत आए हुए हैं। अब यदि इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो ब्लू फ्लैग का जो लेबल है ये देने का काम कर रहा है एक को डेनमार्क की जो फाउंडेशन है, एनवायरमेंट जो एजुकेशन से संबंधित चीज है वो इनको लेबल देती है कि भाई ये यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, उनकी विकास पद्धतियों के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के लेबल देने का कार्य करती है। तो संबंध किससे है? तो ये ध्यान रखना है, पर्यावरण से संबंधित है। सारे सारे इसी नवंबर वाली क्रोनोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे भाई। नेक्स्ट देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केन और बेतवा जो लिंक योजना है वो एमपी तथा यूपी क्षेत्र से है। जो अपने एमपी और यूपी के अंतर्गत जो एरिया आता है वहीं से ये संबंधित आती है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ की गई मिशन लाइफ का संबंध किस क्षेत्र से? इसीलिए करंट के बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए जिससे अपनी जो सोच है उसके अंतर्गत किस प्रकार से पढ़नी है वो भी पता चलती रहे। तो ये मिशन लाइफ कार्यक्रम है जो अपने महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र अपने सभा के एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो, देखो कितने क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं, एंटोनियो गुटेरस, इनके समकक्ष इन्होंने गुटेरस, इन्होंने इस प्रकार का एक मिशन लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था। तो इस मिशन लाइफ के अंतर्गत क्या चीजें हैं भाई, ये किससे संबंधित है? ये भी पर्यावरण की जीवन शैली से संबंधित है। आजकल देखो सारी चीजें पर्यावरण पर ज्यादा ही फोकस की जा रही है, क्योंकि पर्यावरण सबसे ज्यादा है। व्यक्ति को जो जीवन आगे का बचाया जा सकता है तो वो पर्यावरण के द्वारा ही बचाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार का मिशन लाइफ प्रोग्राम शुरू किया गया था। वैसे जो इसकी अवधारणा है, ये जो प्रोग्राम है ये इन्होंने COP 26 क्या है, COP 26 के अंतर्गत कह दिया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो पर्यावरण के संबंध में जो COP 26 हुआ था उसी COP 26 के अंतर्गत जो ग्लासगो के अंतर्गत हुआ था, ग्लासगो के अंतर्गत हुआ था, इसी के अंतर्गत ये इन्होंने इस प्रकार का मिशन लाइफ का अपना एजेंडा रख दिया था। और ये 2022 से लेकर के 2027 तक है। और पूरे भारत के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सभी गांवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का इस प्रकार का मिशन लाइफ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में किस जिले ने ओवरऑल ओलंपिक चैंपियन की है?
तो सीधा सा ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत रखी गई, हनुमानगढ़ का रहा है 5 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य के साथ में रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना जो 26 जनवरी 2023 को कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? जिस प्रकार से गांवों के अंतर्गत ओलंपिक खेल हुए हैं उसी प्रकार से इन्होंने कहां पर किए हैं? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा भी की है। इसमें खेल कितने थे? तो जो कौन सी ग्रामीण ओलंपिक के अंतर्गत तो 6 गेम थे। अब देखो याद करने के लिए क्या है, यदि आपने कहीं पे भी इन गेमों को देखा है तो कबड्डी को, वॉलीबॉल को, अपने खो खो को और क्रिकेट को तो देखा ही होगा। क्रिकेट में ये ध्यान रखना टेनिस क्रिकेट है, 2 खेल। और साथ में याद रख लीजिए हॉकी और जो शूटिंग बॉल है, हॉकी और शूटिंग बॉल भी इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो 6 गेमों के नाम वगैरह ये भी चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है। और 26 जनवरी 2023 को एक नई घोषणा भी इन्होंने कर दी है। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं अब अपने इसके पार्ट बी के। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी सूची संगत नहीं है? तो इस संगत में इसमें सूची कौन सी संगत नहीं है? तो इसमें नगरपालिका के लिए जो चुनाव है, नगरपालिका के जो चुनाव है ये अपने 11 के अंतर्गत बिल्कुल सही बात की गई है। नेक्स्ट 13 प्रत्येक वार्ड सूची के लिए मतदाता सूची, ये भी बात सही है। 7 के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है? तो 7 के अंतर्गत दी हुई है पदावधि। क्या दी हुई है? पदावधि दी हुई है। और जो वार्डों का निर्धारण है वो दी हुई है धारा 10 के अंतर्गत दी हुई है। 15 के अंतर्गत मिथ्या घोषणा, कई बार मिथ्या घोषणा का क्वेश्चन आ चुका है। और जो 7 से भी देख करके भी यहां से पता चल जाता है कि इसमें सी ऑप्शन ही होना चाहिए। तो ये यहां पर देखिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा 6 के अंतर्गत नगरपालिका के न्यूनतम सदस्य असंगत किया गया है? ये धारा 6 के अंतर्गत इनकी संरचना बताई गई। पहले इनकी संख्याएं कम थी। 2021 के जो अपने अमेंडमेंट एक्ट है, उस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। पहले अपन ने थोड़ा सा अलग पढ़ा था, क्योंकि जब ओरिजिनल एक्ट से पढ़ रहे थे संशोधन वाली चीजें नहीं थी। तो नगर बोर्ड के अंतर्गत मनोनीत सदस्यों की संख्या 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम के अंतर्गत कितनी है? 12 है। तो ये क्या है? सभी संगत हैं। सभी क्या है? संगत है। सभी इसलिए बताने के लिए इस प्रकार के कई क्वेश्चन तो बनाए जाते हैं कि सारी आपको जानकारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के अंतर्गत, ये देखो सारे रिवीजन क्लास के अंतर्गत चल रहे हैं। साधारणतः निरअर्थता में किस स्थिति से पूर्व के 2 बच्चों से अधिक बच्चे को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है? तो ये देखो, जब फॉर्म भरा जाता है, आपने भी देखा होगा कभी जब भी वार्ड पंच भरते हैं या जो भी वो फॉर्म भरते हैं उसके अंतर्गत भी ये चीज डेट अपने रहती है। तो 27 नवंबर 1995 याद रखना है, बिल्कुल पास के आंसर आएंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की इसमें से कौन सी सूची संगत नहीं है? तो धारा 54 वेष्टि समिति के सदस्यों के गठन की बात की गई है। वेष्टि क्या, वार्ड समिति के गठन की बात की गई है, बिल्कुल सही है। धारा जो 52 है वेष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार की बात की गई है, ठीक है। धारा 60 है, धारा 60 वार्ड समिति के सामान्य कार्य दिए गए। वार्ड समिति की बात, अपने जो समितियों की बात करते हैं वो 55 के अंतर्गत है। वार्ड समिति का गठन 54 के अंतर्गत है। 68 के अंतर्गत यदि आप देखोगे, यदि अपन को देखो थोड़े से अपन को जो अध्याय है वो भी ध्यान है, तो भी यहां से ये पता चल जाता है कि 68 किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित है। तो ये संपत्ति का नीत होना ये किस में दिया हुआ है? अपने 68 के अंतर्गत दिया हुआ है। और जो भूमि का अनिवार्य अर्जन है वो अपने 70 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अपन ने सूची संगत नहीं है यहां पर क्वेश्चन, ये सीधा क्लिक यही करना चाहिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अंतर्गत समितियों का गठन किया गया है और नगरपालिका के भीतर कितने दिनों में किया जाएगा? 90 दिन के अंतर्गत नहीं करती है, तो फिर राजस्थान सरकार इसके अंतर्गत गठन का काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 65 के अंतर्गत संविदा पर आधारित किसी संविदा आदि में किसी अधिकारी के हित हो तो निम्न में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? तो 5000 का जुर्माना और अनुशासनात्मक, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4, देखो अभी अपन ने बात कर रहे थे कि इनके अध्याय भी आपको एक अध्याय मैंने बताए हैं जो फर्स्ट क्लास के अंतर्गत भी थे, उसी को चीज को अपन देखते हुए चल रहे हैं। तो जो अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो ये नगरपालिका की
संपत्ति से संबंधित है, 67 से लेकर के अपने 75 तक है। इसीलिए मैंने कहा था 68 देखते ही पता चलना चाहिए ये किससे संबंधित है, नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित है। और जो नगर राजस्व है, नगर का राजस्व की बात करते हैं, वो अपने देखते हैं अपन ये 7 के अंतर्गत आया हुआ, अपने अध्याय 7 के अंतर्गत आया हुआ, और 101 से लेकर के 140 के अंतर्गत आया हुआ है। कार्य संचालन और वार्ड समिति की बात करें, कार्य संचालन और वार्ड समिति के अंतर्गत की बात करें तो ये धारा अपने 51 से लेकर के ये 66 तक आया हुआ है, धारा 51 से लेकर के 66 तक। अभी जो पढ़ रहे हैं नगर विकास और जो नगर नियोजन इससे पहले पढ़ा था, ये अपने 11 अध्याय के अंतर्गत है। कहां पर आया हुआ है, अध्याय 11 के अंतर्गत 159 से लेकर के 199 तक की बात इसके अंतर्गत की गई है। तो ये चीजें अच्छे से अपने लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 के अंतर्गत कतिपय भूमियों के आवंटन नियमन के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत नगरपालिका भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और शहरी मूल्यांकन और प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा, यहां पर नहीं, उनको भुगतान का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो कथन 2 क्या है, इसके अंतर्गत सहित नहीं है, तो कथन ए की क्या है, सत्य है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 90A के तहत कौन सी है, नगरपालिका भूमि का परिवर्तन कर सकती है, परंतु उसे शहरी मूल्यांकन और प्रीमियम का भुगतान भी उसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 क्या कहती है। कई क्वेश्चन साथ साथ में बन रहे हैं। स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र में कौन सा कथन संगत है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी संपत्ति की वार्षिक विवरण तैयार करेगा, ठीक है, और इसकी प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकाय को भी देगा। तो दोनों ही बातें क्या हो रही है, यहां पर सही हो रही है। तो कथन 1 और दोनों क्या है, यहां पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के तहत फुटपाथों की चौड़ाई, देखो 191 तो थी अपने कोनों के बारे में बता रही थी, ठीक है, कोने कैसे होने चाहिए, गोलाकार, घुमावदार। 190 क्या कहती है, फुटपाथों की चौड़ाई के निर्देश कौन सी समिति देगी। तो ये चौड़ाई की समिति देगी अपने भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति देगी। तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा, और इसके अंतर्गत 1.5 मीटर से ये कम नहीं होगी। ये सारी जो समितियां हैं ये अपने कहां पर दी हुई है, धारा 55 के अंतर्गत क्या दिया हुआ, समितियां। कई बार मल्टीपल रिवीजन होंगे तब ये अपने बिल्कुल एक एक चीजें लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अपने 36, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे और अन्य दस्तावेज तैयार करता है। तो जो नक्शे और अन्य दस्तावेज तैयार करता है वो तो अपने आता है बी ऑप्शन, अपने 185 के तहत इस प्रकार के करता है। 191 के भी अपन ने बात की थी, जो मार्गों पर जो कोने हैं और जो भवन है उनको कैसे घुमावदार या गोलाकार बनाया जाता है, और जो भूमि नगरपालिका इस पर अर्जित करती है उसके लिए वो क्या करती है, क्षतिपूर्ति देने के लिए भी बाध्य होती है। धारा 187 क्या कहती है, जो उत्सवों के दौरान अस्थायी निर्माण है, उत्सवों के दौरान कौन सा है, अस्थायी निर्माण की बात कर रहे हैं। तो यातायात जो पुलिस अधिकारी है, यातायात पुलिस अधिकारी से भी उसका डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ में उसकी अनुमति ली जाएगी ताकि वो मार्ग को आसानी से निकाल सके। और जो धारा 197 है वो मरम्मत इत्यादि के दौरान क्या लगाई जाएगी, होर्डिंग लगाने की बात कर रहा है। किसकी, होर्डिंग, प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि इस प्रकार का काम किया जाए। नेक्स्ट देखिए 37 धारा क्या कहती है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 सबसे बड़ी धारा इसके अंतर्गत 194 है। अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया में अधिकतम कितने माह के बाद में निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। जैसे आवेदन किया 2 माह तक नगरपालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, 1 माह तक ये क्या करेगा, वेट करेगा कि भाई देख लो, उनको नोटिस देगा कि मैं काम शुरू करना चाहता हूं। 1 माह तक भी उन्होंने कोई काम नहीं किया तो 3 माह बाद में, अधिकतम कितने हैं, 3 माह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतम कितने, 3 माह बाद में उसके अंतर्गत काम शुरू कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 वापिस से अपन वही देख रहे हैं के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया की किस दिशा में अनुमति आवश्यक है। देखो यदि इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा देखा जाए, जो अपन ने ये लिया है ये ओरिजिनल एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है, वहां पर सुसंगति लिखा हुआ है, तो अपने जो उसमें कुछ चेंजेज हुए तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। बाकी तो जो ओरिजिनल एक्ट में ये चीजें बिल्कुल लिखी हुई है। भूमि का क्षेत्रफल 250 मीटर से कम है, ठीक है, 15 मीटर से जो कुल ऊंचाई है 14 मीटर, 15 मीटर से ये भी नीचे है तो भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
परंतु जो क्षेत्र परकोटे में सम्मिलित है, जो उसके परकोटे के अंतर्गत सम्मिलित है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो पुराना शहर था उस परकोटे में सम्मिलित है, उसके लिए उसकी अनुमति आवश्यक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 198 के अंतर्गत सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेने के अंतर्गत सुख सुविधाओं का क्या तात्पर्य नहीं है। यहां पर देखो सीधा क्या बात पूछी है, क्योंकि आदमी पहले ही के अंतर्गत ऑप्शन कर देता है। तो सड़कें बिल्कुल है, गैस और विद्युत आपूर्ति है, जल निकासी है, रात्रि के अंतर्गत गश्त की व्यवस्था, इसका कोई यहां पर औचित्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। उद्यान, परिवहन, ऊर्जा के स्रोत, खेल के मैदान, ये सारे के सारे क्या है, सुख सुविधा। और सुख सुविधा कहां दी हुई है, धारा 198 के अंतर्गत सुख सुविधाएं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 196 क्या कहती है। 196 देखो भाई, 196 के अंतर्गत अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों को प्रदर्शित नहीं करने पर, जैसे विशिष्टि अनुमति या विशिष्टि क्या है, 4x4 के एक दृढ़ पदार्थ अपन ने बहुत सारे इसे मल्टीपल रिवीजन होगा तभी ये क्वेश्चन याद होंगे। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, कोई विकास करता है या निर्माण करता है, उसके भी नाम, मोबाइल, पता ये लिखना पड़ेगा। फिर जो स्वामी है उसका भी नाम, पता लिखना पड़ेगा। यदि कोई अनुमति ले रखी है तो उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी। यदि इसको कोई समाप्त करने की तारीख है वो भी लिखनी पड़ेगी। कोई अनुज्ञा जो अनुमति है वो नहीं ली है तो भी अपने उसके अपेक्षित कौन कौन से कारण हैं वो भी लिखने पड़ते हैं। तो धारा 196 के अंतर्गत 4x4 का है, यदि इसका पालन नहीं कर रहा है तो 50,000 तक, बहुत बड़ा जुर्माना लगता है भाई, 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका में समान क्रय, ये क्या है, समान क्रय, और नियम कौन सा है, अनुबंध नियम है। क्या है, अनुबंध नियम है। देखो टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। अनुबंध नियम के अंतर्गत न्यूनतम कितने मूल्य से अधिक पर एकल निविदा निकाली जाती है, तो न्यूनतम 1000 मूल्य पर एकल निविदा निकाली जा सकती है। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड आवेदन की पात्रता जो शर्तें शामिल नहीं है उसमें चुनिए। आवेदक राजस्थान का निवासी हो, ठीक है। 18 से 40 वर्ष के भीतर का हो, ठीक है। राज्य के छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है वो भी इसका पात्र होगा। आवेदक का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। इसका कोई यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है, फटाफट देखो हो जाएंगे 2 मिनट के अंतर्गत। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्यों में शामिल है। इस योजना को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कोरोना वायरस के अंतर्गत बेरोजगार हुए नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए, बिल्कुल सही बात है। अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापारी विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया गया, ठीक है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन प्रदान किया गया, ये सभी बातें क्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 50,000 और पहले आओ पहले पाओ 5-1 लाख व्यक्तियों को इस प्रकार के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, हृदय योजना के अंतर्गत शामिल शहर से संबंधित राज्य अपने सुमेलित कीजिए। वारंगल कहाँ आया हुआ है, तेलंगाना के अंतर्गत आया। एक के अंतर्गत एक देखो, यहां से यही मिल जाता है, सीधा ही एक है। इसका मतलब कांचीपुरम कहाँ आ गया है, कांचीपुरम आ गया अपने तमिलनाडु के अंतर्गत आ गया। मथुरा सी के अंतर्गत 4, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। वेलकनी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बिहार के अंतर्गत आया हुआ है। वेलकनी कहाँ आ गया है अपने वेलकनी, बिहार कहाँ आ गया, वेलकनी आ गया तमिलनाडु के अंतर्गत आ गया, सॉरी ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने कहा वेलकनी ऐसा नाम कहाँ से आ गया अपने, वेलकनी तमिलनाडु और मथुरा जो यूपी के अंतर्गत आ गया है। बिल्कुल इसमें डी अपने ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसके अलावा भी देखो, यदि आप देखा जाए तो अपने इसमें इतना अच्छा मैप तो नहीं बनता है, और फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें देखो ये कर्क रेखा के आसपास ऊपर के 6 प्रदेश तो ऊपर आए हुए हैं और 6 ही अपने नियर अबाउट नीचे आए हुए हैं। जैसे राजस्थान के अंतर्गत अजमेर आ गया है। पंजाब के अंतर्गत आप देखोगे तो अमृतसर पंजाब के अंतर्गत आया हुआ है, ठीक है ना, इसी प्रकार से आए हुए हैं। इधर द्वारका अपने गुजरात के अंतर्गत आ गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं। और भी कोई नए स्थान हो गए, जैसे ये पुरी आ गया, पुरी किसके अंतर्गत है, उड़ीसा के अंतर्गत आ गया है। और भी बहुत सारे स्थान यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ कर्नाटक के अंतर्गत आ गया, एक आध जैसे बादामी आ गया कर्नाटक के अंतर्गत है, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से सारे जो 12 अपने इसके अंतर्गत हृदय योजना के अंतर्गत शामिल है, इनके नाम तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हृदय योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को हुआ, बिल्कुल सही बात है।
हृदय योजना का मिशन 31 मार्च 2019 तक निर्धारित किया गया। दोनों क्या है, कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत क्या जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय योजना के अंतर्गत प्रत्येक शहर को किस आधार पर, देखो ये क्वेश्चनों को बार बार मल्टीपल रिवीजन के लिए इस प्रकार से आपके लिए जाते हैं, फिर भी अपने गलतियां हो जाती है, आप देख ही लो। जनसंख्या के आधार पर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आधार पर हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों को प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2009 को भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में कब लागू किया गया। लागू करने की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 दिसंबर 2013 आ जाएगी। गजट के अंतर्गत नोटिफाइड कब किया गया, 19 सितंबर 2013 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण कितना है, केंद्र तो का आता है 60% और राज्य का कितना है, 40% आया हुआ है। बहुत ये तो इजी क्वेश्चन ही थे वैसे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की कार्य अवधि कब तक है, 2025-26 तक आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अपने सत्य है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो योजना है वो 1 अक्टूबर 2021 से तथा 31 दिसंबर 2026 तक थी। नहीं भाई, कब तक थी, 31 मार्च 2026 है वहां तक ये योजना को अपने मिला हुआ है। और स्वच्छ भारत मिशन के 2.0 में जो गार्बेज फ्री शहर है वो एक जन आंदोलन है। बिल्कुल दोनों ही क्या कथन है जो अपने दोनों क्या इसके अंतर्गत दिया, 31 दिसंबर कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक कथन, तो कथन को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के खूब मल्टीपल क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी आनंद लेकर के, खूब मन लगा करके और खूब ताकत के साथ में पढ़ें। थैंक्स ए लॉट।